सुप्रभात। मैं त्रिषा भट्टाचार्य, प्रवक्ता भौतिक विज्ञान, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज कटरा प्रयागराज, आज की कक्षा 11 की वर्चुअल क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ। हमने अपनी पिछली कक्षा में यंग प्रत्यस्तता गुणांक के बारे में पढ़ा था और साथ ही साथ प्रतिबल और विकृति के बीच में एक ग्राफ प्लॉट करके देखा था कि जब हम प्रतिबल को बढ़ाते हैं, मतलब भार को उसमें बढ़ाते हैं, तो किस तरह से उसकी प्रत्यस्तता के गुण में जो है बदलाव आते हैं और किस तरह से वो प्रत्यस्थ से अप्रत्यस्थ मतलब प्लास्टिक बनना प्रारंभ कर देता है। लेकिन हमने जो मटेरियल यूज़ किया था वो एक तार थी जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई या मोटाई से बहुत ही अधिक थी। आज हम जिसकी बात करेंगे हम उसमें जो है उसमें उसका आयतन होगा, मतलब उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों चीज़ें उसमें मौजूद होगी, जिसकी वजह से हम इसमें आयतन का असर देखेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, जिसे बल्क मॉड्यूलस भी कहते हैं और बी से इसको डिनोट करते हैं। उसे करने से पहले हम आयतन प्रत्यास्थता गुणांक को परिभाषित करने से पहले हम दो आपको डेफिनेशंस या आपको दो जो है परिभाषाएं बताएंगे। पहला है जलीय प्रतिबल, जिसे हम P से डिनोट करते हैं। गोले के पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल पर आंतरिक प्रत्यानयन बल को जलीय प्रतिबल कहते हैं। मतलब अगर मैंने मान लीजिए किसी वस्तु को जो है किसी भी तरल में डाला है, तो तरल में डालने के पश्चात जो है मान लीजिए जैसे गोले को मैंने डाला है तो उसके एकांक क्षेत्रफल पर आंतरिक प्रत्यानयन बल लगेगा। मतलब इसके ऊपर किसका बल लगेगा, आपके जो भी आपने इसको तरल में डाला है तो उसके वजह से उसमें प्रत्यानयन बल आएगा। उस प्रत्यानयन बल को हम क्या कहेंगे, जलीय प्रतिबल कहेंगे और इसे P से डिनोट करेंगे। जो दूसरा टर्म हमारे पास आता है वो है आयतन विकृति। आयतन विकृति मतलब क्या होगा कि गोले का आयतन में परिवर्तन तथा प्रारंभिक आयतन के अनुपात को आयतन विकृति कहते हैं। जैसे कि पहले इस गोले का आयतन कितना था, V था, लेकिन जब इस पर प्रतिबल जलीय प्रतिबल पड़ा तो मतलब जो चारों तरफ से इस पे बल लगा उसके कारण जो है इसका जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज कर गया, मतलब ये छोटा हो गया। तो इसके कारण जो है उसका अगर मैं अनुपात निकालूं, जैसे मेरा स्टार्टिंग में प्रारंभिक आयतन कितना होगा, मान लीजिए ये V है और जब उस पर जो है चारों तरफ से बल पड़ा तो अब उसका अंतिम आयतन कितना हो गया बच्चों, इसका अंतिम आयतन हो गया V माइनस डेल्टा V, क्योंकि वो घट गया है। तो अब अगर मैं इनका परिवर्तन निकालूं तो आयतन का परिवर्तन क्या होगा, अंतिम आयतन माइनस प्रारंभिक आयतन। ठीक है, अब अंतिम आयतन कितना है और प्रारंभिक आयतन, ये मेरा आया आयतन का परिवर्तन। आयतन विकृति क्या होती है, गोले के आयतन में परिवर्तन, मतलब माइनस डेल्टा V और प्रारंभिक आयतन, इनके अनुपात को हम क्या कहेंगे, आयतन विकृति कहेंगे। तो ये दो तरह की परिभाषाएं हमने जानी, अब इन्हीं को यूज करेंगे और आयतन प्रत्यास्थता गुणांक D को परिभाषित करेंगे। तो किस तरह से इसकी परिभाषा हम लिखेंगे, इसकी परिभाषा होगी लघु विकृतियों के लिए किसी वस्तु के आयतन पर अगर जलीय प्रतिरोध कार्य कर रहा है तो जलीय प्रतिरोध और जो आपका आयतन विकृति आई है उनके अनुपात को हम क्या कहेंगे, बल्क मॉड्यूलस कहेंगे। तो हम बल्क मॉड्यूलस को क्या कह सकते हैं या आयतन प्रत्यास्थता गुणांक को क्या कह सकते हैं, किसके बराबर होगा,
बटे जलीय प्रतिबल बटे आपका आयतन विकृति। जलीय प्रतिबल कितना था P और आयतन विकृति मेरी कितनी आई थी डेल्टा V बटे V। तो B कितना हो गया V डेल्टा V बटे V। तो ये आपका डेल्टा V नीचे रहेगा और ये चला जाएगा। ये आपका बल्क मॉड्यूलस या आयतन प्रत्यक्षता गुणांक या बल्क मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी या आयतन प्रत्यक्षता गुणांक का सूत्र निकल कर आता है। अब जैसे कि जब भी कोई सूत्र निकलता है तो उसका मात्रक और विमा निकालने का कार्य मैं आप लोगों को देती हूँ, क्योंकि पहले ही चैप्टर में हमने विमीय सूत्र और मात्रक निकालने की पद्धति सीखी थी। और तभी मैंने आपसे कहा था कि जैसे जैसे हम चैप्टर्स पढ़ेंगे, जैसे जैसे उनके सूत्र आते चले जाएंगे, वैसे वैसे जो है विमा और उसका मात्रक भी साथ ही साथ उसका उल्लेख होता रहेगा। तो यदि आपने वो वाले चैप्टर्स को मेरे फॉलो किया होगा तो आप आराम से इसका मात्रक और विमा निकालेंगे और मुझे कल ग्रुप में अवश्य बताइएगा कि इसका मान कितना आया। अब एक चीज़ जो इसके व्युत्क्रमानुपाती होती है वो है इसे हम कहते हैं संपी और इसको डिनोट करते हैं बीटा से। ये 1/b होता है। मतलब मेरा कितना आया था 1/- PV बटे डेल्टा V। तो इसको अगर मैं पलटूंगी तो ये हो जाएगा डेल्टा V बटे PV। तो ये आपका संपीड्यता मतलब कंप्रेसिबिलिटी का भी सूत्र आपका इस तरह से आता है। अब हम जानेंगे तरल के विषय में। तो तरल क्या है? तरल द्रव तथा गैस प्रवाहित होती है, अतः इन्हें तरल कहते हैं। मतलब लिक्विड और गैसेस मिलाकर आपका फ्लूइड बनाते हैं। ठीक है, तो तरल क्या है? वो पदार्थ जो बह सके, जो प्रवाहित हो सके। तो इसमें आपके लिक्विड्स और गैसेस मतलब द्रव्य और आपके गैस दोनों ही इसमें आते हैं। अब इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ विशेषताएं पढ़ें। इनकी अपनी कोई निश्चित आकृति नहीं होती है। आप जानते हैं कि इनकी कोई अपनी आकृति नहीं होती है। ये जिस भी आप बर्तन में रखोगे उसी का शेप, उसी का आकार ले लेती है। जैसे अगर आप पानी को एक ग्लास में रखोगे तो वो ग्लास के शेप को ले लेगा। अगर उसी पानी को घड़े में रखोगे तो वो घड़े का शेप ले लेगा। उसी पानी को जग में रखोगे तो जितना भी उसका आ रहा है, आधा ही जग भरे, लेकिन उतना वो ले लेगा। किसी कटोरे में रखोगे तो कटोरे का शेप वो ले लेगा। मतलब इसकी अपनी कोई निश्चित आकृति नहीं होती है। तरल पदार्थों में दृढ़ता गुणांक नगण्य होता है, क्योंकि ये अपने आप में ही दृढ़ नहीं है, तो इसके अंदर आपको दृढ़ता गुणांक नहीं मिलता है। जबकि इनमें आयतन प्रत्यास्थता गुणांक होता है, क्योंकि आपका जो भी फ्लूइड है मतलब जो भी तरल है उसमें वॉल्यूम मतलब आयतन ज़रूर होगा। तो अगर आयतन है तो आयतन के कारण इसका आयतन प्रत्यास्थता गुणांक भी ज़रूर होगा। उसके बाद का पॉइंट क्या है कि अगर आप देखें तो तरल में दो चीज़ें आती हैं। एक आता है आपका द्रव, दूसरा आता है आपका गैस। द्रव जो होता है वो असंपीड्य होता है, मतलब पानी को आप कंप्रेस नहीं कर सकते, दाब नहीं सकते, दबा नहीं सकते। तो इसीलिए जो द्रव है वो असंपीड्य होता है। लेकिन अगर आप देखें तो गैस जो होता है वो संपीड्य होता है, मतलब कंप्रेसिबल होता है। आप गैस को दबा सकते हो। LPG लिक्विड पेट्रोलियम गैस जो हमारे सिलेंडर आता है उसमें भी गैस को दबा के इतना दबाया जाता है कि वो लिक्विड फॉर्म में आ जाता है। दबा के ही उसको प्रेशर के साथ बंद किया जाता है। फिर इसी पार्ट में जो हम आगे पढ़ेंगे वो है आपकी दो डेफिनेशंस। एक है प्रणोद मतलब थ्रस्ट की। प्रणोद क्या होता है? तरल के संपर्क में आने वाली सतह पर तरल द्वारा आरोपित कुल बल, कितना बल वो लगा रही है जिस भी सतह पर आ रही है। मतलब अगर आप पानी को आपने एक बड़े से मान लीजिए बीकर में या एक बड़े से पतीले में रखा है तो तरल उसके जिस सतह के वो संपर्क में है उसके ऊपर ये बल लगाएगी। ठीक है, तो तरल जो है वो आपके इधर भी बल, इधर भी बल, जहाँ जहाँ वो टच कर रहा है उस
बर्तन को, ठीक है। तो तरल के संपर्क में जो भी सतह आएगी तरल द्वारा उस पर एक बल लगाया जाएगा और उस बल को हम प्रणोद कहते हैं। और एक और चीज़ जो हमें पता होनी चाहिए आगे जो हमें काम आएगी वो है आपके तरल पर पड़ने वाला दाब। मतलब किसी तल, जैसे यही मैंने तल लिया है कि एकांक क्षेत्रफल, मैं इसका एकांक क्षेत्रफल ले लूँ 1 मीटर स्क्वायर मान लेती हूँ एकांक क्षेत्रफल पर समान रूप से बल, अगर चारों तरफ इसका समान बल लगेगा और अविलंबवत लग रहा है तो बल को तरल पर पड़ने वाला दाब कहते हैं। और इसका जो है हमें सूत्र देखते हैं। इसका सूत्र क्या है? P बराबर F बटे A। P बराबर F बटे A। P को F को किससे नापेंगे? न्यूटन से, और इसको मीटर घात 2। तो ये हो जाएगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। इसको न्यूटन इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं और इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। और इसको हम क्या कहते हैं? पास्कल्स। इसी को हम क्या कहते हैं? पास्कल्स कहते हैं। तो पास्कल एक्चुअली में क्या होता है? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ये दाब का यूनिट है। और चूँकि इन्हें एक साइंटिस्ट पास्कल ने बनाया के द्वारा ही इन्वेंट हुए थे, इसीलिए इसको हम पास्कल के नाम से जानते हैं। कल के पाठ में हम पास्कल का नियम पढ़ेंगे और फिर पास्कल के नियम का उपयोग करके कुछ जो है हम उनके अनुप्रयोग को भी सीखेंगे। तो आज हमने थ्रस्ट मतलब प्रणोद के बारे में जाना, फिर हमने जो है सबसे पहले तरल को जाना और उनमें द्रव और उनमें गैस के विषय में जाना। फिर हमने ये देखा कि जो गैस या द्रव्य है मतलब जो तरल है वो जिस भी बर्तन में आप उसे रखते हो उसके दीवारों पर वो क्या लगाता है? बल लगाता है। उस बल के बारे में जाना, प्रणोद के बारे में जाना और फिर इसका यूनिट पास्कल्स के बारे में भी जाना। तो अब हम आगे आपसे कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम पास्कल के नियम को पढ़ेंगे और उनके अनुप्रयोगों को भी सीखेंगे। धन्यवाद।